हेलो दोस्तों, मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम अल्फा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो आइए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और इसकी पूरी कहानी जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत 27 जुलाई 1999 से होती है, जहां हाल ही में कारगिल वार हुई है। कारगिल वार में हमने पाकिस्तान के तकरीबन 1000 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे हैं, लेकिन हमारे भी कुछ सोल्जर्स शहीद हुए हैं। ये जंग हर सोल्जर को हमेशा याद रहेगी। यहीं पर हम विक्रांत काल को देखते हैं, जो अपने शहीद होने वाले सोल्जर्स को याद कर रहे होते हैं। तभी यहाँ लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लिखावत की एंट्री होती है और वो विक्रांत से कहते हैं, मैं इस तरह अपने फौजी को शहीद होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जिसके बाद हमारा हर सोल्जर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इस प्रोग्राम का नाम है अल्फा। यू इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स को तैयार करने के लिए फतेह सिंह ने सीक्रेट अल्फा प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर दी थी। फतेह सिंह ने अल्फा प्रोग्राम पर बहुत मेहनत की और अब सीन 3 साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहां मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स के सामने अब अल्फा प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। फतेह सिंह बताता है, ये एक सीक्रेट प्रोग्राम है और हमने अल्फा सीरम तैयार किया है। इस अल्फा सीरम को इंजेक्ट करने के बाद हर सोल्जर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हर सोल्जर की सोचने और समझने की ताकत बढ़ जाएगी और इसकी बॉडी एक नॉर्मल इंसान की बॉडी से कई ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसकी हीलिंग पावर भी बढ़ जाएगी। अगर गोली आर पार निकल जाए तो इसका मरना तय है, लेकिन अगर गोली सिर्फ छू कर निकले तो अल्फा सीरम इसे चंद ही लम्हों में ठीक कर देगा। ये सब सुनने के बाद मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स कहते हैं, एक बार तुम्हें डीआरडीओ की परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ फतेह सिंह कहता है, ये एक सीक्रेट प्रोग्राम था और अगर मैं सीक्रेट तरीके से इस पर काम कर रहा था तो इसके बारे में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फतेह सिंह लिखावत मजीद कहता है, मैंने विक्रांत काल के अंडर काम किया है, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ और वो भी इस अल्फा प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। तब मिनिस्ट्री के तमाम ऑफिसर्स ये बात मान लेते हैं और सब लोग इस प्रोग्राम पर साइन कर देते हैं। अब कुछ महीनों बाद हमें बताया जाता है कि विक्रांत कौल की वाइफ, जिसका नाम जानकी है, प्रेग्नेंट है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जानकी की हेल्थ ठीक नहीं थी। इसका हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। इसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स भी इस काबिल नहीं थे कि एक बच्चे को जन्म दे सके। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था, अगर ये बच्चा दुनिया में आता है तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद विक्रांत कौल किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जानकी हर हाल में इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी। और जब जानकी ने डिसीजन ले लिया कि वो बच्चे को दुनिया में लाएगी, तो विक्रांत काल भी पीछे हटने वाले नहीं थे। विक्रांत जो कुछ कर सकते थे वो सब करने के लिए तैयार थे। इसी दौरान इन्हें अल्फा सीरम याद आता है। इन्हें याद आता है कि अल्फा सीरम सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, बॉडी के हर पार्ट को मजबूत करता है। अगर यही सीरम जानकी को दे दिया जाए तो ना सिर्फ बच्चा सेफ रहेगा बल्कि जानकी भी सेफ रहेगी। तभी विक्रांत ने यही किया। वो चुपके से लैब में गए, वहां से एक अल्फा सीरम चुरा लिया और फिर वो सीरम जानकी को इंजेक्ट कर दिया। जानकी को ये सीरम देने के बाद आस्ता आस्ता वो स्ट्रॉन्ग होने लगी। जो प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी अब वो खत्म हो चुकी थी और अब बच्चा भी मुकम्मल तौर पर सेफ था। ये देखकर विक्रांत काल और जानकी बहुत ज्यादा खुश हो गए और कुछ ही वक्त के बाद अब डिलीवरी होने वाली थी। और फिर एन उसी वक्त दूसरी तरफ एक खौफनाक न्यूज़ सामने आती है। जिन भी सोल्जर्स को ये अल्फा सीरम दिया गया था, इन सब पर इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स ज़ाहिर होने लगे थे। किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया था तो किसी को स्ट्रोक आ गया था, किसी की बॉडी मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो चुकी थी, जबकि कोई कोमा में चला गया था। ये सब कुछ होने के बाद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अल्फा सीरम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था। पूरे 10 महीने तक इसका कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया था, लेकिन अचानक तमाम सोल्जर्स एक एक करके मरने लगे थे। इसी वक्त वहाँ विक्रांत कौल भी मौजूद था और वो ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही इसने ये खबर सुनी वो बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि यही अल्फा सीरम इसने जानकी को भी दिया था और आज ही इसकी डिलीवरी होने वाली थी। अब विक्रांत बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो हर हाल में जानकी और अपने बच्चे को महफूज देखना चाहता था। तभी डॉक्टर्स इस इशारे से बताते हैं कि जानकी की हालत आस्ता आस्ता बिगड़ती जा रही है। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि हम जानकी को तो नहीं बचा सके, लेकिन हमने बच्चे को बचा लिया है, वो एक लड़की है। ये सुनकर विक्रांत की दुनिया ही उजड़ जाती है, लेकिन इस दौरान वहाँ फतेह सिंह लिखावत भी पहुंच जाता है। अब इसे मालूम हो चुका था कि विक्रांत काल ने लैब से एक अल्फा सीरम चुराया था और वो जानकी को इंजेक्ट किया था।
फतेह सिंह विक्रांत से कहता है, जिस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर अल्फा सीरम मौजूद है। इसलिए अब वो बच्चा देश का बच्चा है और वो देश ही के काम आएगा। जब विक्रांत को मालूम होता है कि फतेह सिंह इसकी बच्ची को ले जा रहा है तो वो फौरन इसके पास पहुंचता है और कहता है, मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फतेह सिंह जवाब देता है, तुम्हारी बच्ची के अंदर अल्फा सीरम दौड़ रहा है। जब ये अल्फा सीरम बड़े बड़े सोल्जर्स को खत्म कर चुका है तो ये ना सिर्फ एक ही छोटी सी बच्ची है, ये कब तक जिंदा रह सकती थी। तुम्हारी बच्ची मर चुकी है। ये सुनकर विक्रांत अपनी मुर्दा समझी जाने वाली बच्ची को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद हमें बताया जाता है कि अल्फा सीरम के फेल होने के बाद बहुत से सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके थे। इसी वजह से फतेह सिंह लिखावत का डिमोशन कर दिया जाता है। आला ऑफिसर्स इससे कहते हैं, इतनी बड़ी गलती पर तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ तुम्हारा डिमोशन किया जा रहा है, इसी पर खुश रहो। इसके बाद फतेह सिंह को चेरापूंजी स्पेशल फोर्स में भेज दिया जाता है और इसे वाज़ह तौर पर कह दिया जाता है कि आज के बाद वो किसी भी जंग में हिस्सा नहीं ले सकेगा। ये सुनकर फतेह सिंह को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। वो वहां तो चला जाता है लेकिन इसका पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्रोग्राम पर लगा रहता है। वो किसी भी कीमत पर अल्फा प्रोग्राम दोबारा शुरू करना चाहता था। इसके बाद वो एक नामालूम शख्स को कॉल करता है और कहता है, मुझे कुछ लोगों की जरूरत है और कुछ पैसों की भी। इसके बाद वो डॉक्टर बर्गस को अपने पास बुलाता है। फिर दोनों सीधे राजस्थान के रेगिस्तान में मौजूद एक खुफिया लैब में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर बर्गस दोबारा अल्फा प्रोग्राम पर काम शुरू करने वाले थे। इस बार वो हर हाल में अल्फा प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहते थे। फतेह सिंह डॉक्टर बर्गस से कहता है, मेरी पोस्टिंग अगरचा चिरापूंजी में है लेकिन मैं वहाँ कोई खास काम नहीं करता, इसलिए मेरा पूरा ध्यान यही रहेगा इसी लैब में। इसी लैब में फतेह सिंह डॉक्टर बर्गस को एक छोटी सी लड़की के बारे में बताता है जो सबसे अलग थलग रखी गई थी। और हमें यहाँ मालूम चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि विक्रांत काल की अपनी ही बेटी है। असल में जब फतेह सिंह इस नौमौलूद बच्ची को अपने साथ लेकर गया था तो इसने इसे एक मुर्दा बच्ची से बदल दिया था और असल बच्ची को अपने साथ ले आया था, क्योंकि इस बच्ची के अंदर अल्फा सीरम मौजूद था। फतेह सिंह को यकीन था कि इस बच्ची की मदद से वो अल्फा का नया वर्जन तैयार कर सकेगा और डॉक्टर बर्गस को इसी पर काम करना था। फतेह सिंह लिखावत ने इस बच्ची का नाम सीता रखा क्योंकि इसकी माँ का नाम जानकी था। अब डॉक्टर बर्गस ने अल्फा के नए वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया और अब ते सीता का ब्लड लेते और इसके मुख्तलिफ टेस्ट करते, लेकिन हर बार रिपोर्ट नेगेटिव ही आती थी। इन्हें कोई ऐसा नतीजा नहीं मिल रहा था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इधर आस्ता आस्ता सीता बड़ी होने लगी। इसे हर तरह की ट्रेनिंग दी गई, इसे नई नई स्किल्स सिखाई गई और इसका दिमाग आम बच्चों के मुकाबले में कई ज़्यादा तेज हो गया। लेकिन जब भी हर हफ्ते इसका ब्लड टेस्ट किया जाता, इसके अंदर से अल्फा का नया वर्जन हासिल नहीं हो पाता था। अगरचा वर्जन नहीं मिल रहा था, लेकिन छोटी सी उम्र ही से जिस तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग सीता को दी गई थी, इसने इसे गैर मामूली बना दिया था। वो आम बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो हर इंसान से ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा मजबूत थी। अलबत्ता इसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। डॉक्टर बरकत इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, जबकि फतेह सिंह लिखावत ने इसे ऐसी मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी कि अब वो तकरीबन किसी से भी नहीं हार सकते थे। और अब कहानी 2003 से 2026 में आ जाती है, यानी प्रेजेंट डे में। विक्रांत खान ने आर्मी से रिजाइन दे दिया था, लेकिन अब वो रा के चीफ बन चुके थे। हाल ही में इन्हें एक खौफनाक सीरियल अटैक के बारे में मालूम होता है, जिसमें मिनिस्ट्री के 6 ऑफिसर्स को इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। जब विक्रांत कॉल इन तमाम कत्लों का पैटर्न देखते हैं तो फौरन समझ जाते हैं ये किसी आम इंसान का काम नहीं बल्कि किसी स्पेशलिस्ट का काम है जो इस मैदान में इंतहाई माहिर है। फिर वो सोचते हैं कि आखिर इन 6 ऑफिसर्स के दरमियान क्या ताल्लुक था। इसी दौरान अचानक इन्हें अल्फा सिस्टम याद आ जाता है। इन्हें याद आता है कि जब अल्फा प्रोग्राम शुरू किया गया था तो इन्हें 6 मिनिस्ट्री ऑफिसर्स ने इस प्रोग्राम पर साइन किए थे और इनके साथ खुद विक्रांत काल ने भी इस पर साइन किए थे। अब विक्रांत समझ जाते हैं कि अगर इस मामले की हकीकत किसी को मालूम है तो वह सिर्फ फतेह सिंह लिखावत है। इसलिए वो इससे मिलने जाते हैं और पूछते हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब फतेह सिंह लिखावत जवाब देता है, जो किलर इन तमाम लोगों को मार रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेटी सीता है। मैंने ही इसे तैयार किया है। जब अल्फा प्रोग्राम बंद कर दिया गया था तब भी मैंने इसे जारी रखा। मैं अल्फा का नया वर्जन बनाना चाहता था, लेकिन दरमियान में ही सीता बागी बन गई। अब वो एक एक करके सब लोगों को मार रही है और इसकी लिस्ट में हम दोनों के नाम भी शामिल हैं। इसलिए किसी भी वक्त हम दोनों पर अटैक हो सकता है। ये सुनकर विक्रांत काल कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को खुद ही संभाल लूंगा। लेकिन फतेह सिंह जवाब देता है,
मैंने इसे तैयार किया है, इसलिए इसे ढूंढ भी सिर्फ मैं ही सकता हूँ। इसके बाद कहानी में सीता की बकायदा एंट्री होती है। सीता एक इंतहाई खतरनाक और जबरदस्त फाइटर थी। इस वक्त वो इस जगह पहुंची हुई थी जहां इसने अपना पूरा बचपन गुजारा था, यानी राजस्थान के रेगिस्तान में मौजूद बड़ी खुफिया लैब जहां रहकर इसे तैयार किया गया था। लेकिन इस बार वो वापस किसी और मकसद से आई थी। वो इस पूरी लैब को तबाह करना चाहती थी और इससे जुड़े हर शख्स को मार देना चाहती थी। वो अंदर दाखिल होते ही एक एक सोल्जर्स को इंतहाई बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। इस लैब में तकरीबन 50 से 100 सोल्जर्स मौजूद थे, लेकिन सीता इन सबको नहायत आसानी से ख़त्म कर देती है। आखिर में वो पूरी लैब में एक ज़बरदस्त ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद पूरी लैब मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और सीता वहाँ से आराम से निकल जाती है। अब ये सवाल था कि आखिर सीता ने अपनी ही लैब को क्यों तबाह किया? इसका जवाब हमें आगे चलकर मालूम होगा। अब सीता का अगला टारगेट था विक्रांत काल। वो इसके बारे में मालूमात जमा करना शुरू करती है और इसका रोजाना का पैटर्न मालूम करती है। इसे पता चलता है कि विक्रांत हर महीने बाकायदगी से स्पेन जाता है। इसकी हर ट्रिप का पैटर्न तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन सीता ये भी जानना चाहती थी कि आखिर वो बार बार स्पेन क्यों जाता है। फिलहाल वो विक्रांत के वापस आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम विक्रांत काल को देखते हैं जो स्पेन पहुंचते हैं। वहां जाकर वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम दुर्गा होता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दुर्गा दरअसल विक्रांत काल की दूसरी बेटी है। यहाँ एक फ्लैशबैक सीन के जरिए हमें बताया जाता है कि हकीकत में जानकी ने एक नहीं बल्कि जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। लेकिन एक मसला पैदा हो गया था। डॉक्टर ने फतेह सिंह लिखावत की वो तमाम बातें सुन ली थीं जिनमें वो कह रहा था कि वो इस बच्ची को मुल्क के नाम कर देगा। इसी वजह से डॉक्टर ने दूसरी बच्ची को सबसे छुपा दिया। दूसरी तरफ झांकी की हालत बहुत नाजुक थी। अगर वो पहले ही विक्रांत काल को बता देती कि इसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं तो विक्रांत कभी भी डिलीवरी होने नहीं देता। इसलिए जानकी ने ये बात विक्रांत से छुपा ली थी। इधर विक्रांत ने डॉक्टर से सिर्फ इतना कहा था कि इस बच्चे के बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तब डॉक्टर ने भी यही किया। इसके बाद विक्रांत काल अपनी दूसरी बेटी दुर्गा को अपने साथ पेन ले गए, जहाँ दुर्गा की मौसी और मौसा रहते थे। उन्होंने ही दुर्गा की परवरिश की, इसका बहुत ख्याल रखा और इसी वजह से आज तक किसी को भी दुर्गा के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ विक्रांत कौल दुर्गा को सीता के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी जुड़वा बहन सीता जिंदा है, लेकिन वो इस वक्त एक किलर बन चुकी है जो लोगों को मार रही है। जरूर इसे कोई गलत फहमी हुई है। वो मुझे भी मारना चाहती है, लेकिन हमें इसे बचाना होगा क्योंकि इसकी जान भी खतरे में है। इसके बाद हमें दुर्गा के बारे में बताया जाता है। वो एक इंतहाई स्मार्ट लड़की थी। इसे हर किस्म का खेल आता था। तकरीबन हर खेल में इसने गोल्ड मेडल जीता था। इसने जो ट्रेनिंग हासिल की थी वो आम ट्रेनिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके पास ऐसी स्किल्स थी जो शायद सीता के पास भी नहीं थी। दूसरी तरफ हम सीता को देखते हैं जिसे विक्रांत काल के कश्मीर में मौजूद एक खुफिया सेफ हाउस के बारे में मालूम हो जाता है। इससे पता चलता है कि विक्रांत दिल्ली से कश्मीर जा रहा है। इससे सीता पहले से ही इस खुफिया सेफ हाउस में पहुंच जाती है। वो अंदर जाकर हर चीज को गौर से चेक करने लगती है। कुछ ही देर बाद वहां दुर्गा भी पहुंच जाती है, अगरचा विक्रांत काल अभी वहां नहीं पहुंचे थे। जैसे ही दुर्गा अंदर दाखिल होती है इसे फौरन एहसास हो जाता है कि इस घर में कोई ना कोई जरूर मौजूद है। और फिर अचानक दुर्गा और सीता के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के जिस्म में अल्फा प्रोग्राम का सीरम मौजूद था, इसलिए दोनों एक दूसरे को सख्त टक्कर दे रही थी। लेकिन सीता ने कई साल लैब में गुजारे थे और वहाँ खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की थी, इसलिए वो इस लड़ाई में कुछ ज्यादा ताकतवर साबित हो रही थी। दुर्गा ने फौरन सीता को पहचान लिया था क्योंकि विक्रांत काल पहले ही से ही सब कुछ बता चुके थे। लेकिन सीता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर कोई इमोशंस ही मौजूद ना हो। बार बार दुर्गा कहती रही मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन सीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर बाद विक्रांत काल भी वहां पहुंच जाते हैं। वो अपनी गन सीता की तरफ तान देते हैं, जिसकी वजह से सीता को वक्ती तौर पर लड़ाई रोकनी पड़ती है। लेकिन हकीकत में इसने सिर्फ सरेंडर होने का ड्रामा किया था। जैसे इसे मौका मिला इसने दोबारा हमला कर दिया और फिर इसने विक्रांत कौल और दुर्गा दोनों को जरगमाल बना लिया। सीता के अंदर नफरत भरी हुई थी, इसके दिल में ना कोई इमोशन था ना ही कोई फीलिंग। दुर्गा ने इसे बताया विक्रांत काल हमारे पिता हैं, लेकिन सीता ने बेपरवाही से जवाब दिया मेरी जिंदगी तो इस लैब में गुजरी है, इसलिए मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सीता अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है तुम्हारी जिंदगी शायद बहुत अच्छी गुजरी होगी, लेकिन मेरी जिंदगी इससे भी ज्यादा मुख्तलिफ थी। तुमने अपनी 18 बर्थडे बहुत खुशी से सेलिब्रेट की होगी, लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में अपना पहला मर्डर किया था। सीता बताती है कि इसे अपने बचपन की कोई याद नहीं,
इसने कभी लैब के बाहर की दुनिया नहीं देखी। डॉक्टर बर्गर ही वो शख्स थे जिसने इसे दुनिया और वतन के बारे में बताया। लेकिन जब वो कुछ बड़ी हुई तो इसे अल्फा सीरम की हकीकत का भी पता चल गया और ये भी मालूम हो गया कि फतेह सिंह लिखावत आखिर इस अल्फा सीरम के साथ क्या करना चाहता है। इससे पता चल गया था कि फतेह सिंह लिखावत अल्फा का नया वर्जन तैयार करना चाहता है और ये सब कुछ सिर्फ सीता के ब्लड ही की मदद से मुमकिन हो सकता है। जब सीता की उम्र 12 साल हुई तो इसके ब्लड में नए वेरिएंट्स नजर आने लगे थे। तब से ही लोग अल्फा के नए वर्जन्स को बनाने पर काम कर रहे थे। लेकिन इस वक्त तक फतेह सिंह लिखावत, जिसे सीता बाबा कहती थी, इसके लिए सब कुछ था। वो कहती है, बाबा जो कहते थे मैं वही करती थी। वो जितने लोगों को मारने के लिए कहते थे मैं इतने ही लोगों को मार देती थी और मैंने इनसे कभी भी कोई सवाल भी नहीं करती थी। लेकिन एक दिन हद हो गई। एक दिन फतेह सिंह ने मुझे डॉक्टर बरगस को मारने का हुक्म दिया। मुझे बताया गया कि डॉक्टर बरगस एक गद्दार हैं और गद्दारी की सिर्फ एक ही सज़ा होती है और वो है मौत। इसीलिए मुझे किसी किस्म का सवाल जवाब नहीं करना था। मुझे सिर्फ डॉक्टर बरगस को मारना था। जब सीता डॉक्टर बरगस के पास पहुंची तो इसे मालूम हुआ कि डॉक्टर बरगस खुद इसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर बरगस इसे एक बहुत बड़ी हकीकत बताना चाहते थे। तब डॉक्टर बरगस ने सीता को बताया, तुम्हारे ब्लड से जो अल्फ़ा का नया वर्जन तैयार किया गया था, जब इसे कुछ सोल्जर्स पर ट्रायल किया गया तो वो तमाम सोल्जर्स फ़ौरन मर गए। इस तरह तुम्हारे बाबा ने इसे छोटे से अल्फ़ा सीरम की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स को तड़पा तड़पा कर मार दिया है। ये सुनकर सीता हैरान रह गई। डॉक्टर बरगस मज़ीद कहते हैं, अगर मज़ीद ब्लड टेस्ट किए गए और मज़ीद ट्रायल्स किए गए तो तुम्हारी अपनी जान को भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से तुम्हारे पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आगे भी ट्रायल्स करते रहेंगे। डॉक्टर बरगस ने ही सीता को हकीकत बताने के लिए बुलाया था। ये सब बताने के बाद डॉक्टर बरगस ने खुद अपनी जान ले ली और इसी दिन से सीता इन्हें ढूंढ रही थी। इन्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि इनसे बात करने के लिए। अब सीता को तमाम हकीकत मालूम हो चुकी थी। इसे ये भी पता चल गया था कि विक्रांत काल ही इसके पिता हैं और दुर्गा इसकी जुड़वा बहन है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फतेह सिंह लिखावत ने विक्रांत काल का पीछा किया और इसे कश्मीर में मौजूद खुफिया जगह का पता चल गया। अब फतेह सिंह के बहुत सारे लोग वहां हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन विक्रांत काल अपनी दोनों बेटियों को पिछले रास्ते से बाहर निकाल देते हैं और खुद दुश्मनों का सामना करने लगते हैं। यहाँ हमें मालूम होता है कि विक्रांत काल भी कोई आम इंसान नहीं है। वो भी बहुत खतरनाक फाइटर हैं। उन्होंने अकेले ही फतेह सिंह लिखावत के तमाम लोगों को मार दिया था। अभी अभी विक्रांत को सीता के जरिए मालूम हुआ था कि कोई ओडीसी प्रोग्राम चल रहा है और अगर ये एक्टिव हो गया तो पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। इसलिए विक्रांत को किसी भी हाल में फतेह सिंह लिखावत से मिलना था ताकि पूरी हकीकत सामने आ सके। विक्रांत अपनी दोनों बेटियों से कहता है, तुम दोनों को 75 घंटे के अंदर एक सेफ हाउस पहुंचना होगा। वहां पहुंचने के बाद तुम दोनों को कुछ नहीं होगा और यूं दोनों बहनों का 75 घंटे का सफ़र शुरू हो जाता है। इस सफ़र के दौरान दुर्गा चाहती थी कि सीता इसके साथ घुल मिल जाए, वो इसे अपनी बहन समझे और अपने रिश्ते को कबूल करे। लेकिन सीता का दिल बिल्कुल पत्थर बन चुका था। इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं था। इसे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे वो दुर्गा के साथ रहने लगी, आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल भी नरम होने लगा। एक दिन दुर्गा ने सीता से पूछा, आखिर तुम्हें डर नहीं लगता? तब सीता जवाब देती है, डर इन लोगों को लगता है जिनकी ज़िंदगी में कोई अपना होता है। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। ये सुनकर दुर्गा कहती है, अब से डरना शुरू कर दो, क्योंकि अब हम तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुके हैं। अगरचा इनका सफ़र 75 घंटे का था, लेकिन उन्होंने ये सफ़र सिर्फ 63 घंटों में मुकम्मल कर लिया और आखिरकार वो सेफ हाउस पहुंच गए। लेकिन इस जगह को देखकर सीता और दुर्गा दोनों हैरान रह गए, क्योंकि ये जगह किसी सेफ हाउस जैसी नहीं लग रही थी। वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके वालिद ने इन्हें इस बाबा के पास क्यों भेजा है। कुछ ही देर बाद वहाँ फतेह सिंह लिखावत के लोग हमला करने के लिए पहुँच जाते हैं। फतेह सिंह की पूरी गैंग वहाँ पर हमला करने आती है। ये सिर्फ चंद लोग नहीं थे, बल्कि बहुत सारे लोग थे। शुरू में सीता और दुर्गा दोनों मिलकर इन सब का मुकाबला करती हैं। ये दोनों बहनें बहुत ज़बरदस्त फाइट करती हैं और दुश्मनों को बुरी तरह शिकस्त देती हैं। लेकिन जब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ कबीर की एंट्री होती है। कबीर वही शख्स था जो अब तक बाबा बनकर बैठा हुआ था। कबीर मैदान में आते ही पूरी सूरत हाल संभाल लेता है। वहाँ मौजूद बहुत से गुंडे तो सिर्फ कबीर को देखकर ही भाग जाते हैं और जिन लोगों ने कबीर से लड़ने की कोशिश की, कबीर ने इन सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन इस लड़ाई के दौरान दुर्गा ज़ख्मी हो चुकी थी। इसके कंधे पर गोली लग जाती है। तब कबीर इन दोनों से कहता है, तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इन सबको संभाल लूँगा।
इसके बाद दोनों बहनें कबीर के बताए हुए रास्ते पर रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम फतेह सिंह लखावत को देखते हैं। इसे लग रहा था कि इसके पास इसका अपना कोई आदमी आने वाला है, लेकिन हकीकत में वहाँ विक्रांत काल पहुँचता है। विक्रांत अपनी पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ आया था। विक्रांत फतेह सिंह से कहता है, मुझे तुम्हारी पूरी प्लानिंग के बारे में मालूम हो चुका है। तुमने सीता के साथ क्या क्या किया ये भी मुझे पता चल गया है। लेकिन फतेह सिंह को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, सीता, क्योंकि अगर सीता इसे मिल जाती तो वो अल्फा का नया वर्जन तैयार कर सकता था। फतेह सिंह बहुत चालाक था। इसने अचानक एक प्लॉट कर दिया और वहाँ मौजूद लोगों को ख़त्म करने के बाद खुद वहाँ से निकल गया। इसने विक्रांत काल को भी अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ दुर्गा जख्मी थी और इसे आराम की ज़रूरत थी। इसी दौरान सीता को मालूम हो जाता है कि फतेह सिंह ने विक्रांत काल यानी इसके पिता को कैद कर लिया है और फतेह सिंह चाहता है कि सीता खुद इसके पास आए। चुनाचे सीता अकेले ही फतेह सिंह के पास जाने का फैसला करती है। क्योंकि दुर्गा जख्मी थी इसलिए वो इसे साथ नहीं ले जाना चाहती थी। अब सीता फतेह सिंह के पास पहुंच जाती है। फतेह सिंह सीता को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो इससे कहता है कि जज्बाती होकर तुम अपनी ट्रेनिंग भूल गई, इसी वजह से तुमने अपने पिता को बचाने के लिए यहाँ आ गई, लेकिन आज तुम दोनों नहीं बच पाओगे। लेकिन फतेह सिंह मज़ीद कहता है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर ओडिसी क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। और फिर वो अपनी असल हकीकत बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं अल्फ़ा चाहता हूँ, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी परेशानी है, मैं देशभक्त हूँ लेकिन अपने मुल्क का नहीं, मैं पाकिस्तान का सच्चा देशभक्त हूँ। ये सुनकर सीता और विक्रांत काल हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कहानी माजी में चली जाती है, जहाँ हमें मालूम होता है कि हकीकत में फतेह सिंह लिखावत एक एजेंट बनकर इंडिया में दाखिल हुआ था। इसने यहाँ आकर एक ख़ानदान को कत्ल किया और इसी ख़ानदान के एक शख्स की शनाख्त चुराकर अपना नाम फतेह सिंह लिखावत रख लिया। इसके बाद इसने बहुत मेहनत की और इंडियन आर्मी में शामिल हो गया, लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर आईएसआई के राब्ते में था। वो वहाँ से मिलने वाले पैगामात और मालूमात आगे पहुँचाता रहता था, लेकिन अभी इसे इंडियन आर्मी का मुकम्मल एतमाद हासिल करना था, इसीलिए इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। पहले वो लेफ्टिनेंट बना, फिर तरक्की करते करते कर्नल के ओहदे तक पहुंच गया। अब इसके हाथ में तकरीबन सब कुछ आ चुका था। वो आराम से अपने तमाम काम अंजाम दे सकता था। फिर 1999 की कारगिल वार में इसने इंडिया के बहुत से सोल्जर्स को मरवा दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ये जंग हार गया। इसी बात का इसे सबसे ज़्यादा दुख था कि 1000 से ज़्यादा पाकिस्तान मारे गए थे। तभी इसने अल्फ़ा प्रोग्राम के बारे में सोचा। वो कहता है, इसी दिन से मैंने फैसला किया कि मुझे एक ऐसी ताकत तैयार करनी है जो मुझे दोबारा कभी कमज़ोर ना करे। फतेह सिंह मज़ीद कहता है, लेकिन अब ये सच है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी है जिसका नाम दुर्गा है। अब वो मेरे कब्ज़े में है। वो मज़ीद बताता है, जब तुम दोनों लड़ रहे थे तो एक कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वो तमाम चीज़ें मेरे पास पहुंच चुकी हैं। अब फतेह सिंह की पूरी प्लानिंग सामने आ जाती है। इसने विक्रांत काल के जिस्म पर बम लगा रखा था और दूसरी तरफ एक डायनामाइट पर सीता का पाँव रखा हुआ था, यानी दोनों की जान खतरे में थी। फतेह सिंह वहां से चला जाता है। अब सीता के सामने सिर्फ एक मकसद था, अपने पिता विक्रांत काल को बचाना। वो पूरी कोशिश करती है और आखिरकार अपने पिता को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसकी वजह से फतेह सिंह और इसके लोगों को लगता है कि सीता और विक्रांत काल दोनों मर चुके हैं। इसके बाद फतेह सिंह वापस अपनी लैब में जाता है, जहां वो दुर्गा पर ट्रायल करना चाहता था ताकि अल्फा का नया वर्जन तैयार किया जा सके। लेकिन यहाँ चरापूंजी के सोल्जर्स को मालूम हो जाता है कि फतेह सिंह लिखावत के साथ मौजूद सोल्जर्स असल में इंडियन आर्मी के नहीं हैं, वह सब लोग जाली थे। जब ये बात फतेह सिंह को मालूम होती है तो वो फ़ौरन इन तमाम सोल्जर्स को अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरी तरफ सीता और विक्रांत काल को फतेह सिंह के खुफिया ठिकाने के बारे में मालूम हो जाता है। अब वो एक चॉपर के जरिए वहां पहुंचने के लिए रवाना हो जाते हैं। इस तरह वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन फतेह सिंह लिखावत को पहले ही इनके आने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए फतेह सिंह इन दोनों पर हमला कर देता है। फतेह सिंह जो बरसों से एक खुफिया एजेंट बनकर बैठा हुआ था, असल में यही ओडिसी प्रोग्राम था। अब सीता और विक्रांत काल दोनों काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद सीता हिम्मत नहीं हारती। वो अकेले ही दुश्मनों पर हमला करती है और बहुत सारे सोल्जर्स को ख़त्म कर देती है। लेकिन फतेह सिंह के पास सिर्फ चंद सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। एक वक्त ऐसा भी आता है जब फतेह सिंह के तमाम लोग सीता और विक्रांत काल पर भारी पड़ने लगे थे, लेकिन इसी दौरान दुर्गा भी वहाँ से आज़ाद हो जाती है। वो इन तमाम सोल्जर्स को भी आज़ाद करवा देती है जो कैद में थे। वो सब मिलकर फतेह सिंह के लोगों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। विक्रांत काल जख्मी थे, इसलिए दुर्गा इन्हें अपने साथ ले जाती है
और दूसरी तरफ सीता अकेले ही फतेह सिंह लिखावत का मुकाबला करती है। फतेह सिंह लिखावत बहुत खतरनाक और ताकतवर था। इसने खुद सीता को तैयार किया था, इसलिए इसे सीता की हर एक मूव के बारे में मालूम था। लड़ाई के दौरान सीता कहती है, तू मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, तूने ही मुझे ट्रेनिंग दी है, तुझे मेरी हर एक हरकत के बारे में मालूम है। लेकिन फिर सीता कहती है, अगर तू एक इंडियन सोल्जर होता तो शायद मैं तुझसे हार जाती, शायद मेरे हारने के कुछ चांस होते। लेकिन अब जब मुझे मालूम हो चुका है कि तू एक पाकिस्तानी एजेंट है, तो फिर मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरकार ज़बरदस्त मुकाबले के बाद सीता फतेह सिंह लिखावत को ख़त्म कर देती है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि विक्रांत काल अपनी दोनों बेटियों से कहते हैं, ये मिशन अब ख़त्म हो चुका है, अब तुम दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, लेकिन जब भी देश को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें वापस आना होगा। अब तुम दोनों हमारी टीम का हिस्सा हो, यानी राह से जुड़ चुकी हो। जब भी मुल्क पर कोई खतरा आएगा तुम्हें इसका मुकाबला करना होगा। वो दोनों बहनें ये बात मान जाती हैं और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ।